हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पंचायती राज सिस्टम की। अच्छा, आप लोग जानते हैं पंचायती राज सिस्टम? आप में से कौन नहीं जानता होगा? प्रधानी के चुनाव, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब याद आ गया आप लोगों को पंचायती राज सिस्टम क्या होता है। गांव की प्रधानी, जिला पंचायत सदस्य, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया होगा आपने कभी इन चुनावों में, आपके गाँव में या आपके क्षेत्रों में। तो चलिए, मैं संदीप श्रीवास्तव, और जैसा कि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट है उसी की लेक्चर सीरीज़ आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ 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 इसको शेयर भी कीजिएगा। और अब हम लोग पढ़ते हैं पंचायती राज सिस्टम। अच्छा, तो इस पंचायती राज सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? क्या ज़रूरत थी प्रधानी के चुनाव की, जिला पंचायत सदस्य की? अच्छे खासे विधायक के चुनाव और सांसद के चुनाव तो चल ही रहे थे ना, ज़रूरत क्या थी? तो हाँ जी, ज़रूरत क्या थी? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। अब आप सोच रहे हो कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी एक के पास पावर केंद्रित ना होके बहुत सारे लोगों के पास छोटे छोटे काम पहुँचे, ताकि वो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। आपके घर में एक शादी है, सारे काम आपके पापा देखें, या फिर आप 4 भाई हैं तो एक को खाने का काम पकड़ा दिया, एक को मेहमानों को देखने का काम, एक को बाज़ार जाने का काम और एक को बारात देखने का काम। तो सबको अलग अलग काम मिल जाएंगे, तो ऑब्वियसली उन काम की एफिशिएंसी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। उसी चीज़ को ठीक करने के लिए भारत में पंचायती राज सिस्टम बना। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और व्यवस्थाएं बिगड़ गईं, जातिवाद फैल गया, और जैसा कि चुनावों के ड्रॉबैक्स होते हैं, लोग चुनाव जीतने के लिए विकास की बात कम करते हैं, जाति और धर्म की बात करते हैं। तो वो जो जाति और धर्म का जहर था वो अभी तक जिले लेवल तक था, कम से कम नीचे से, लेकिन अब वो पहुंच गया है गांव लेवल तक भी। और खैर, अभी वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हम आगे बात करेंगे। तो अगर देखा जाए तो ग्रास रूट लेवल पे अगर हम डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो पंचायती राज सिस्टम सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि गांव के लोगों को पता चलता है कि कैसे वो आपस में वोट देके और अपने बीच में से ही किसी व्यक्ति को प्रधान चुनते हैं, उसके बाद फिर जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं, ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं, कैसे ये सब होता है। इससे उनको डेमोक्रेसी समझ में भी आती है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली है क्या। अच्छा, पंचायती राज क्या भारत में पहले भी था? हाँ जी, भारत में पंचायत शुरू से हुआ करती थी। गांव के कुछ जो सीनियर मोस्ट लोग होते थे उनको पंच मान लिया जाता था, और गांव के कोई भी डिस्प्यूट्स आते थे वो उन पंचों के सामने लाए जाते थे। ज़्यादातर केसेस में लोग ईमानदार थे। अगर हम भारतीय मूवीज़ की बात ना करें तो उस कुर्सी में बैठने के बाद लोग बिना किसी भेदभाव के न्याय करते थे और लोगों की बात सुनते थे। इसके अलावा और भी कोई डिसीजंस लेना होता था तो वो आपस में मिलके उससे संबंधित निर्णय लिया करते थे। अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ग्राम स्वराज्य, उन्होंने शब्द को बड़ा जोर दिया है, और गांधी जी काफ़ी ज़्यादा इसके पक्ष में थे कि गाँव के लोगों को अपने नियम बनाने के लिए, अपना काम खुद करने के लिए, और शासन की तरफ से जो कार्य आते हैं वो गाँव के लोग खुद करवाएं, खुद करें। इसके लिए गांधी जी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, वो चाहते थे ऐसा। इसके अलावा ब्रिटिशर्स में अगर हम देखें तो लॉर्ड रिपन, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि पंचायती राज सिस्टम को अगर किसी अंग्रेज़ से जोड़ के देखें तो सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने इसको सजेस्ट किया था। अब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत के संविधान में आर्टिकल 40, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 40 में मतलब जो पंचायती राज सिस्टम की बात कही गई है। अब आर्टिकल 40 कहाँ, वहीं आ गए हम DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे। तो उसमें ही पंचायती राज की बात की थी। नहीं, लोग कह रहे थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ अप्लाई हुए हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कई जगह पे अप्लाई हुए हैं। इसमें पंचायती राज सिस्टम भी एक सिस्टम है। तो सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता, ये एक कमेटी भारत में आई थी, और इन्होंने सजेशन किया था कि भारत में पंचायती राज सिस्टम लागू किया जाए। और सबसे पहले भारत में पंचायती राज सिस्टम कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में।
हालांकि आंध्र प्रदेश को फॉलो किया था 1959 का। तो सबसे पहले राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसको फॉलो किया था 1959 में। यानी कि ये दो स्टेट थे जिन्होंने बहुत फास्ट पंचायती राज सिस्टम को अप्लाई किया था। और जब इन स्टेट ने इनको अप्लाई कर लिया तो फाइनली हमारे यहाँ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1992 को, और इस तरह से पंचायती राज सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में ऐड कर लिया गया। पार्ट 9 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसमें ऐड कर लिया। और शेड्यूल्ड 11 एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत हमने म्यूनिसिपल एक्ट को भी ऐड कर लिया इन शेड्यूल 12 में। तो शेड्यूल 11 में क्या ऐड किया हम लोगों ने, याद कीजिएगा, पंचायती राज सिस्टम। और शेड्यूल 12 में क्या किया हम लोगों ने, म्यूनिसिपल एक्ट। यानी कि भारत में जो नगर पालिकाएँ हैं ये भी इसी 1992 के एक्ट के बाद से हम लोगों ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ग्रामीण लोकल गवर्नमेंट की। अब हम लोग बात करेंगे क्या शहरों की भी लोकल गवर्नमेंट्स हो सकती हैं जो कि राज्य सरकारों के थोड़े से इतर हों और छोटे मोटे ज़िले के काम देखती हों। तो यस, इसको अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो इसको समझने के लिए आइए चलिए हम लोग इंटरनेट की सहायता लेते हैं और चलते हैं विकिपीडिया पे। तो चलिए हम लोग आ गए हैं विकिपीडिया पे, और विकिपीडिया पे आप लोग भी देख सकते हो। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये भारत में आई थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विकिपीडिया से पढ़ते हैं। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो नगर पालिकाओं का स्वरूप है, तो सबसे ऊपर या सबसे ज़्यादा जो बड़ी साइज़ अगर देखा जाए बड़े शहरों में होता है तो दैट इज़ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसको हम नगर निगम भी कहते हैं। और इसके बाद उससे नीचे होता है म्यूनिसिपैलिटी, इसको हम कई जगह पे म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड भी कहते हैं, और कई जगह म्यूनिसिपल कमेटी कहते हैं, नगर परिषद भी इसको कहा जाता है कई जगह पे। तो ये म्यूनिसिपैलिटी का, जैसे ललितपुर में म्यूनिसिपैलिटी है। इसके बाद टाउन एरिया कमिटीज़ भी होती हैं, और जो उससे छोटा अगर हम देखें तो वो नोटिफाइड एरिया कमेटी होती है। अगर आप और बड़े शहरों में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखें तो आपको ये नाम भी मिलते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आप महानगर निगम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नगर पालिका और नगर पंचायत, ये 3 शब्द भी आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे। तो ये भी वही सेम जो भी मैंने बताया आपको वही नाम है। तो अब बेसिकली इनके काम क्या होते हैं। तो अगर हम लोग 12 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आर्टिकल 243 की बात करें तो इनके बेसिकली 18 फंक्शंस हैं। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं, आप लोग चाहो तो उसको लिख लीजिएगा। पहला है वाटर सप्लाई, दूसरा सीवेज, सीवेज समझते हो, नाली वगैरह का काम जो सीवेज है ना। इसके अलावा सैनिटेशन, साफ़ सफाई का काम। और क्या है, रिक्रिएशन, बिल्डिंग रेगुलेशंस, एनक्रोचमेंट वगैरह जो होते हैं ना, है ना, इसका घर गिरा दिया, ये आगे थोड़ा सा आगे बना लिया तो उसको नोटिस देना। बर्थ रजिस्ट्रेशन और डेथ सर्टिफिकेट, ये भी नगर पालिकाओं के ही काम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड काम, फायर प्रोटेक्शन है, स्ट्रीट लाइटिंग, जो स्ट्रीट लाइटिंग आप लोग देखते हो ये नगर पालिका और नगर निगम के अंतर्गत ही आते हैं। टाउन प्लानिंग भी मतलब शहर की प्लानिंग। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग भी नगर पालिका और नगर निगम के अंतर्गत ही आते हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी नगर पालिका और नगर निगम करते रहते हैं और ये इनके काम में आते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली वगैरह में इसको डीडीए कहा जाता है। दिल्ली अभी आपको पता है ना, दिल्ली में 3 नगर निगम हुआ करती थी और सरकार ने उनको मिला के अब 1 कर दिया है। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको कहते हैं। तो बस यही सारी बातें थी नगर पालिका और नगर पंचायत नगर निगम के बारे में। तो अगर इस पर क्वेश्चन आ जाए, हालांकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा, हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है, तो मेरा सिर्फ आप ये वीडियो देख लीजिए और साथ में वो विकिपीडिया खोल के देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर इतना ही।
और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ पे फिर बात करते हैं। ओके, बाय बाय।